Let's start the practice set third related to English literature on this channel English Inspiration Club. And friends, explanation और facts के साथ में आज का important session होगा जो कि MCQ से related TGT, PGT आपके अदर्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड उनका डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से बिना डिले किए हुए हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास टाइम होगा क्वेश्चन का आंसर करने का और जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर कर दीजिए। हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये नॉवेल थॉमस हार्डी का नॉवेल है। आपको बताना है इस नॉवेल के हीरो और हीरोइन का नेम कौन है, प्रोटोगोनिस्ट और हीरोइन कौन है इस नॉवेल में थॉमस हार्डी के, उसका आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है फेरफ्री एंड द एलिजाबेथ, लुसिटा एंड हेंशर, सुजैन एंड ज्यूड। ऑप्शन डी ज्यूड फ्लॉय फॉले एंड ज्यूसियो ब्रेडहेड। तो हु इज द हीरो एंड हीरोइन ऑफ दिस नॉवेल एंड द आंसर वी हैव द ऑप्शन डी। ठीक है, कौन है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ज्यूड फॉले एंड सू ब्राइडहेड इज द करेक्ट आंसर। ज्यूड द ऑब्सक्योर नॉवेल की बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 1895 का पब्लिश्ड ये नॉवेल है। ये पब्लिश हुआ था 1895 में। किसने लिखा है? थॉमस हार्डी ने। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन के रिलेटेड रेफरेंस को। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे जो हमारा यहाँ पे होएगा। तो ये हमारा 101 के पास होगा। 101 51 के बाद 51 क्वेश्चन हमारा होगा और 52 क्वेश्चन करते हैं ये, क्योंकि अभी तक 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। 52 ये 51 से स्टार्ट होगा हमारा सेशन और 52 क्वेश्चन की बात करेंगे। रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल इज रिटन बाय। रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल ये किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन है लैम्ब, शेले, कॉलरीज या कार्लाइल। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए एंड दैट इज रिटन बाय ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब द ग्रेट एसेइस्ट जिनकी बात करते हैं हम, ये हमारे अगला नंबर है नंबर 53 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। वर्ड्सवर्थ पोएम्स, यहाँ पे होना चाहिए POEMS, पोएम्स मोस्टली डील विद पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन, सिटी लाइफ या हम्बल एंड रिक्वेस्ट लाइफ। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम आपने पढ़ी है, आपको पता है किससे डील विद करता है ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी humble and rustic life is the correct answer. Wordsworth poems mostly deal with humble and rustic life, जो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज एंड कॉमन मैन की लाइफ को से रिलेटेड उन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं और उनका एक कॉन्सेप्ट था कि जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो हमारी पोएट्री की होनी चाहिए। 54 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे आप सभी के लिए। Milton, thou shouldest be living at this hour. This line appears in Pillekeshil, the Bard, to Milton, London 1802, या none of these। और इसका करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये हम यहाँ पे हमने अभी तक 54 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। 55 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के लिए। Milton also wrote a Latin poem to express his sorrow on the death of his friend Edward King. Identify that poem जो कि मिल्टन ने लिखी हुई है अपने फ्रेंड, एक तो लिसिडास लिखी हुई है लेकिन एक अदर लैटिन पोएम उन्होंने लिखी हुई है जो कि अपने फ्रेंड के लॉस पे, उनकी डेथ पे अपने सॉरो को एक्सप्रेस करते हुए पोएम लिखी है। तो वो कौन सी है? एपिथेलमियम डैमिनोस। ऑप्शन बी है एपिथेलमियन, ऑप्शन सी प्रोथेलमियन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दिस इज अ लैटिन लैंग्वेज पोएम जो कि मिल्टन ने अपने फ्रेंड्स एडवर्ड किंग की डेथ पे ये पोएम लिखी है अपने एक्सप्रेस करने के लिए अपने सॉरो या डिसअपॉइंटमेंट को, कि उनके फ्रेंड को खोने के बाद उसकी डेथ के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। ये उन्होंने ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी लिसिडास जो था वो हमारा था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। 100 ये हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है। Confession of an Opium Eater is a literary works by। Confession of an Opium Eater ये किसका लिटरेरी वर्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है एस टी कॉलरेज, ऑप्शन बी पीबी शेले, ऑप्शन डी लॉर्ड बेरॉन या ऑप्शन डी थॉमस ड्यूकेंची। तो इसका
जो करेक्ट आंसर है उसकी बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी मीन्स थॉमस डी क्विंची इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थॉमस डी क्विंची जिन्होंने कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर्स ये लिखी है, क्योंकि थॉमस डी क्विंची ओपियम के एडिक्टेड थे, अफीम के एडिक्टेड थे, और एक तरीके का ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो थॉमस डिकेंशी ने लिखा हुआ है, और ये पब्लिश कब हुई है इसकी बात करते हैं तो 1821 में पब्लिश हुई है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 1821 का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, और एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है थॉमस डिकेंशी का, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम eaters. Okay, English opium eaters. Next one we have the question, which was the first group of pilgrims to come to the टैबार्डिन। टैबार्डिन जहाँ पे कैंटरबरी टेल्स जाने के लिए, ये कैंटरबरी टेल्स जो आपका पोयम है उसमें सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे जाने के लिए एक टैबार्ड इन नाम का एक प्लेस था जहाँ पे सबसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ था, वहां पे जो पिलग्रिम्स थे उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा पहला ग्रुप था जो कि टैबार्ड इन पे फर्स्ट वो पहले पहुंचा वहां पे। तो दैट वाज ऑप्शन ए 5 गिल्ड्समैन, ऑप्शन बी द नाइट स्क्वायर एंड द ह्यूमन, ऑप्शन सी पर्डनर एंड समनर, ऑप्शन डी डिप्लोमैन एंड द पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। द नाइट स्क्वायर एंड ह्यूमन वर द फर्स्ट जो रीच करते हैं, जो पहला ग्रुप जो पहुंचता है, ये इन तीनों का ग्रुप होता है टैबार्ड इनमें फर्स्ट पहुंचने वाला। नेक्स्ट नंबर 58 question we have on the screen. Who wrote the famous line God made the country and man made the town? Which one is the correct answer? किसने ये लाइन बोली है? ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है आपका विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी आपका है विलियम कॉपर, ऑप्शन सी है विलियम कॉलिंस, एंड ऑप्शन डी है आपका ये विलियम वर्ड्सवर्थ। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड दी टाउन मीन्स जो कंट्री साइड है या गांव का जो विलेज का एक जो एनवायरमेंट है या विलेज की जो जगह है वो ईश्वर ने बनाई हुई है, और जो टाउन एरिया है वो एक तरीके का आर्टिफिशियलिटी पे बेस्ड ऑन है जिसको लोगों ने बसाया है, मीन्स पीपल के द्वारा वो बसाया गया है, लोगों के द्वारा वो बसाया गया है। और ये जो फेमस लाइन है ये किसने बोला है? विलियम कॉपर ने। दिस इज द फेमस कोटेशन ऑफ विलियम कॉपर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 59 क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। बेकन्स न्यू अटलांटिस की बात हो रही है, इज मॉडल्ड अपॉन, किस पे बेस्ड ऑन है बेकन का न्यू अटलांटिस? ऑप्शन ए है द टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी यूटोपिया, ऑप्शन सी द क्वीन स्क्वायर, ऑप्शन डी डिवाइन कॉमेडी। न्यू अटलांटिस विच इज अ वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, नॉवेल है फ्रांसिस बेकन का, इसको ध्यान दीजिएगा, न्यू अटलांटिस नॉवेल है। ठीक है, बेकन ने एसेज भी लिखे हुए हैं बट ये नॉवेल है। आपको बताना है ये किस पे बेस्ड ऑन है, तो ऑप्शन बी पे बेस्ड ऑन है यूटोपिया, जो कि थॉमस मोर का एक नॉवेल था, और यूटोपिया पे बेस्ड ऑन है, और इसमें भी इसको बोलते हैं फ्रांसिस बेकन के इस नॉवेल को, न्यू अटलांटिस को एक यूटोपियन नॉवेल बोलते हैं। यूटोपियन नॉवेल इसको बोला जाता है जो कि एक इमेजिनरी प्लेस होता है विद परफेक्शन, परफेक्ट जो एक चीजें वहां पे होती हैं, मीन्स देयर इज नो काइंड ऑफ परफेक्ट प्लेस विच इज एन इमेजिनरी, जो एक इमेजिनरी परफेक्ट प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। तो ये वर्क बेस्ड ऑन है यूटोपिया थॉमस मोर की नॉवेल पे, और न्यू अटलांटिस इज ऑल्सो अ नॉवेल जो कि पब्लिश हुआ है 1626 में। ठीक है, दिस वॉज पब्लिश इन 1626, एलिजाबेथन नॉवेल है, और बेकन ने लिखा है, फ्रांसिस बेकन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज सैमुअल पेपीज चीफली रिमेंबर्ड फॉर? सैमुअल पेपीज की बात करते हैं, ऑटोबायोग्राफी के लिए फेमस है, डायरीज के लिए फेमस है, या ग्रेवयार्ड पोएट्री के लिए फेमस है, या सटायर के लिए फेमस है? और इन क्वेश्चन का इजी आंसर ऑप्शन बी, डायरीज के लिए फेमस है। सैमुअल पेपीज का नाम हम जब भी माइंड में आता है या कहीं भी एज अ क्वेश्चन हम देखते हैं सैमुअल पेपीज से रिलेटेड, तो डायरी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि उन्होंने लिखी हुई है, तो ये चीफली अपने डायरीज के लिए रिमेंबर किए जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यहाँ पे 61 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा 60 क्वेश्चन था, अब 61 है। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड इज, वेस्टलैंड
के प्रोटैगोनिस्ट का नाम बताना है। थैरेसिस है, मैडम सोसोस्ट्रीज है, फिशर किंग या द पोएट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैरेसिस इज द आंसर। वी हैव द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द वेस्टलैंड, जो कि 1922 में ये पोएम पब्लिश हुई है, ठीक है, जो कि टी.एस. इलियट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। अगला नंबर 62 क्वेश्चन है, होरेस वॉलपोल्स कैसल ऑफ ओटरैंटो इज अ नॉवेल। कैसा नॉवेल है कैसल ऑफ ओटरैंटो? आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है पिकरेस्क नॉवेल है, ऑप्शन बी एपिस्टोलरी नॉवेल, गोथिक नॉवेल या रियलिस्टिक नॉवेल, और ये एक गोथिक नॉवेल है, ठीक है। होरेस वॉलपोल का कैसल ऑफ ओटरैंटो इज अ गोथिक नॉवेल, गोथिक नॉवेल, ओके। तो ऑप्शन सी हमारा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 63 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राइटर ऑफ होली सोनेट्स इज, द राइटर ऑफ होली सोनेट्स की बात करते हैं तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी जी.एम. हॉपकिंस, ऑप्शन सी ब्लेक या ऑप्शन डी थॉमस स्ट्रेनहम। होली सोनेट्स, होली सोनेट्स इज द वर्क ऑफ द, अगर हम बात करते हैं इसकी, दैट इज ऑप्शन ए जॉन डन का ये वर्क है। जॉन डन, जिनको हम मेटाफिजिकल पोएट्स के नेम से जानते हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट, ये पोएट जॉन डन का, जो ये राइटर हैं होली सोनेट्स के, वो जॉन डन है, जिसमें जॉन डन ने 19 पोएम्स लिखी हैं। तो यहाँ पे आंसर तो जॉन डन आएगा। 19 पोएम का ये सीरीज था, इसकी अगर हम बात करते हैं, और इसको डिवाइन सोनेट्स भी बोलते हैं, होली सोनेट्स भी बोलते हैं, और डिवाइन मेडिटेशंस भी नाम से जाना जाता है। 1633 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन 18th सेंचुरी को किसने बोला है? बिना डिले किए हुए हम डायरेक्टली आंसर की तरफ चलेंगे, तो वो हमारा ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है, एर्नोल्ड। Matthew Arnold, the great Victorian critic, he called 18th century an age of prose and reason. क्यों? क्योंकि age of prose and reason इसलिए बोला गया है कि 18th century में मोस्टली जो वर्क्स है वो प्रोज बेस्ड ऑन है, एसेज हैं, पैम्पलेट्स हैं, एंड ये लिखे गए हैं, और इसके साथ ही साथ जो प्रोज वर्क्स लिखे गए हैं वो रीजन पे बेस्ड ऑन है, इंटेलेक्चुअलिटी पे बेस्ड ऑन है, और कहीं ना कहीं उसको ठोक पीट करके तब देखा गया है कि यस, किसी आर्टिफिशियलिटी पे ना बेस्ड ऑन होकर के वो एक करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ में और एक रीजनैलिटी के साथ में वर्क्स लिखे गए हैं, ऐसे प्रोज वर्क्स लिखे गए हैं। इसी वजह से इस एज को प्रोज एंड रीजन का बोला जाता है एज, और इसको बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। टेनिसन स्वॉन सॉन्ग इज, स्वॉन सॉन्ग क्या होता है? जो लास्ट वर्क होता है किसी भी पोएट का, जैसे शेक्सपियर का स्वॉन सॉन्ग बोला जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है, तो ऑप्शन ए है क्रॉसिंग द बार, ऑप्शन बी ब्रेक द ब्रेक ब्रेक, ऑप्शन सी यूलिसीज या ऑप्शन डी लोटस ईटर्स। व्हिच वन इज द स्वॉन सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्रॉसिंग द बार, ओके। ऑप्शन ए क्रॉसिंग द बार इज द आंसर। नंबर 66 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमारा 65 क्वेश्चन था, अभी हमने डिस्कस किया। 66 क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हार्डी? थॉमस हार्डी ने क्या इमॉर्टलाइज किया हुआ है? ऑप्शन है वेसेक्स, ऑप्शन बी लेक डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी डॉर्सेट या ऑप्शन डी है मालगुडी। तो ये है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेसेक्स नॉवेल्स को, वेसेक्स जो एक सेटिंग थी उसको अपने नॉवेल्स में इमॉर्टलाइज किया है थॉमस हार्डी ने। लेक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ साउदी एंड साथ ही साथ कॉलरिज का प्लेस था, सेटिंग थी जहाँ पे वो रहा करते थे, जहाँ पे वो रहते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट उसको बोला जाता है और लेक पोएट्स के नेम से जाने जाते हैं। मालगुडी आप सभी जानते हो। और आगे क्वेश्चन चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, और है वो हमारे ऑप्शन सी। इनको बार्ड ऑफ अमेरिकन पोएट बोला जाता है। वॉल्ट विटमैन इज द पोएट जिनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका बोला जाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, लिप्स ऑफ ग्रास। ये वॉल्ट विटमैन का इंपॉर्टेंट और मैग्नम ओपस वर्क है
जो कि उन्होंने अपने लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है। नंबर 68 क्वेश्चन की तरफ है स्क्रीन पे आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नॉट एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री की बात की जिसमें कंसीट्स, मेटाफोर कंसीट्स का यूज किया जाता है और एक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल की पोएट्री इस टाइम पे लिखी जाती थी, इस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के थ्रू लिखी जाती थी। आपको बताना है किस पोएट का इन चारों ऑप्शंस में से वो इंक्लूड नहीं करते हैं इन मेटाफिजिकल पोएट्री में या मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोएट्स में। एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगम या फिलिप सिडनी। तो बिना किसी डिले के हम फिलिप सिडनी पे करेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि ये हमारे करेक्ट आंसर हैं। Philip Sidney is not associated with the metaphysical poetry. एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगम, इसके साथ ही साथ जॉन डन ऐसे इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जो कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हैं। नंबर 69 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 69 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट ऑथर्ड बाय आर के नारायण। आर के नारायण, ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आपको बताना है कौन सा इसमें नॉवेल जो है वो आर के नारायण का नहीं है। द गाय, मालगुडी डेज, ऑप्शन सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या माय डेज। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय का है। ठीक है, अरुंधति रॉय का है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ये नॉवेल इन्होंने आर के नारायण ने नहीं लिखा है। ये डेब्यू नॉवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 70 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। व्हाट इज द मेजर कंसर्न ऑफ एर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा? क्रिटिसिज्म, कल्चर, थियोलॉजी या सोसाइटी? तो वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, थियोलॉजी। थियोलॉजी पे बेस्ड ऑन है, ये एक रिलीजियस वर्क है जो कि क्रिटिकल वर्क है जो कि एर्नोल्ड ने लिखा है, लिटरेचर एंड डॉगमा। ओके, इसके रिलेटेड हम आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ मैं। ये बुक मैथ्यू अर्नोल्ड की है जो मैंने बताया आपको, और ये बेसिकली जो क्रिटिकल जो चीजें हैं रिलीजियस क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन से बेस्ड ऑन है। थियोलॉजी मीन्स यहाँ पे रिलीजन होगा, ध्यान दीजिएगा। कभी अगर एग्जाम में रिलीजन इसमें आ जाता है, क्रिटिसिज्म या कल्चर, रिलीजन या सोसाइटी पे बेस्ड ऑन है, तो वहां पे रिलीजन पे आप करेक्ट आंसर करिएगा। और ये जो वर्क है इसको जो पब्लिश करा था 1873 में पब्लिश करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 71 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। होरेस वॉलपोल पब्लिश्ड द कैसल ऑफ ओटरैंटो इन। किस ईयर में कैसल ऑफ ओटरैंटो होरेस वॉलपोल ने पब्लिश करी थी, जो कि गोथिक नॉवेल था। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट गोथिक नॉवेल रिगार्ड किया जाता है कैसल ऑफ ओटरैंटो को, और ये पब्लिश हुआ है ऑप्शन सी 1764 में, जो कि होरेस वॉलपोल ने पब्लिश करा था, द कैसल ऑफ ओटरैंटो। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। 1764 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 72 है स्क्रीन पे। कुबला खान टेक्स एन एपिग्राफ फ्रॉम। कुबला खान विच इज एन वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज। आपको बताना है कि ये जो वर्क है इसका एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए सैमुअल परचेज हिज पिलग्रिम्स, हैक्रियट्स पोएजेस, ऑप्शन सी द बुक नेम्ड द गवर्नर, या ऑप्शन डी है थॉमस मोर्स यूटोपिया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और ये विजन इन ड्रीम विजन पोयम है जो कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखी हुई है। 1816 में ये पब्लिश हुई है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ 1816 में इसका पब्लिकेशन हुआ है। तो ये आंसर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, परचेजेस एंड हिज पिलग्रिम्स से ये वर्क, इसका एपिग्राफ जो है वो लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ईट्स गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज लिटरेचर में W.B. ईट्स को किस ईयर मिला है? बिना किसी डिले के ऑप्शन बी पे हम करेक्ट टिक करेंगे। 1923 और 1932 में मिला था जॉन गाल्स वर्दी को। ओके, जॉन गाल्स वर्दी को 1932 में मिला था। नंबर 24 है, इन विच बुक डू यू रीड देयर कैन
be no freedom or beauty about a home life that depends on borrowing and debt. There can be no freedom or beauty about a home life depends on borrowing and debt. Or doll's house, riders of the sea, to the sea, handful of dust and fatal curiosity. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, डॉल्स हाउस। हेनरिक इब्सन का ये वर्क है और इसी में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। नंबर, ये हमारा 74 क्वेश्चन था स्क्रीन पे आप सभी के लिए। 75 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि पार्ट थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस सेट ऑन इंग्लिश ऑन चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किड्स पोएट्री, सटायर, सेक्सुअलिटी, सेंसुअसनेस या सोशल रिफॉर्म। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जॉन किड्स की पोएट्री की, वो है हमारा सेंसुअसनेस। इसीलिए इनकी पोएट्री को ग्रीक आर्ट लिटरेचर रिलेटेड पोएट्री भी हम मानते हैं। ही वाज अ ग्रीक पोएट। ग्रीक रिलेटेड पोएट्रीज को बहुत ज्यादा आर्ट लिटरेचर एंड साथ ही साथ ट्रेडिशन को फॉलो किया है अपनी पोएट्री को लिखते हुए। और इसके साथ ही साथ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल जो आता है वो उनका सेंसुअसनेस आता है, क्योंकि उन्होंने ब्यूटी और जो है उसको सेंसोनाइज किया है, उसको सेंसुअसनेस वे में प्रेजेंट किया हुआ है अपनी पोएट्री में। तो ये 75 नंबर क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करा, आज की इस क्लास में डिस्कस करा प्रैक्टिस सेट थर्ड से रिलेटेड। प्रैक्टिस सेट 4 आपको जल्द ही मिलेगा, जिसमें हम 75 टू 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। इसके साथ साथ वीडियो सेक्शन में जाके आप अदर वीडियोस चेक कर लीजिएगा इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब का। So thank you very much for watching this class.